वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फिर से पी ब्लॉक का वीडियो जो है 15 ग्रुप वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो आज हम लोग को देखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी एंड क्या? बिस्मथ। बोलने का मतलब है ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ट्राई हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, NCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ कराना है। NCl3 का रिएक्शन किससे कराना है? वाटर के साथ। NCl3 का हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाटर जो है अपना लोन पेयर अटैक करता है, और वाटर का लोन पेयर वहाँ पर अटैक होगा जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित हो। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरा उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर पाया जाना चाहिए। N और Cl में अगर हम लोग देखें तो यहाँ Cl के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और Cl के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा। जैसे अगर मैं NCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये लोन पेयर है इसके पास, और वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। हाइड्रोलिसिस होने के लिए सबसे पहले आपके ध्यान में रहना चाहिए कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एराइज होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव Cl है, चूँकि उसका साइज बड़ा है। पॉलिंग स्केल पर तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 के आसपास मानी जाती है, बट नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा मानी जाती है क्लोरीन से। तो इस Cl पर क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब यह 3D ऑर्बिटल है इसके पास। अब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो इसके पास अटैक करेगा। यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ हम लोग HCl को यहाँ से अगर आउट कर दें, HOCl को आउट कर दें तो NH3 बन जाएगा। 3 Cl है, 3 Cl को लिबरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 H2O मोलेक्युल लेना होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? NH3, और यहाँ से क्या आउट हो रहा होगा? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसे हमें 3 मोलेक्युल लेना होगा। 3 HCl को आउट करना है तो क्या लेना होगा? 3 HOCl को आउट करना है तो 3 मोलेक्युल वाटर का लेना होगा, और 3 Cl हट के और यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। PCl3 का वाटर के साथ जो हाइड्रोलिसिस होगा वो अलग टाइप का होगा। PCl3 प्लस वाटर। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर वाटर का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो वैकेंट d ऑर्बिटल p के पास अवेलेबल है, या p के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देगा, और p पर डेल्टा प्लस भी क्रिएट होगा। डेल्टा प्लस या ट्रिपल डेल्टा प्लस भी बोल सकते हैं, चूँकि 3 क्लोरीन है। यहाँ पर डेल्टा प्लस है, साथ साथ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा।
वैकेंट 3D ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल। तो वाटर यहाँ फास्फोरस के वैकेंट 3D ऑर्बिटल में अपना ऑक्सीजन वाला लोन पेयर डोनेट करेगा। और इस हाइड्रोलिसिस में जो तरीका है वहाँ वाटर का NCl3 में वाटर में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्लोरीन के वैकेंट D ऑर्बिटल या 3D ऑर्बिटल में दे रहा था अपना लोन पेयर, और यहाँ पर फास्फोरस के वैकेंट 3D ऑर्बिटल। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसके मेकानिज़म को देखें तो थोड़ा लंबा स्टेप में जाएगा। इसका सबसे SN2 रिएक्शन जैसा रिएक्शन कराएंगे। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग भी निकाल सकते हैं। जैसे H2O है और यहाँ पर हम लोग HOH मॉलिक्यूल बना लिए। जैसे अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PCl3 से कराते हैं ऑर्गेनिक में, यहाँ 3 मॉलिक्यूल वाटर का ले सकते हैं और यहाँ PCl3 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि A बॉन्ड ब्रेक करेगा HOH वाला, और यहाँ साइड में Cl3 लगा देंगे और इधर P लगा देंगे। क्या बनेगा हमारे पास 3HCl और H3PO3, 3HCl और क्या H3PO3। और ऊपर वाले में यहाँ 3 बैलेंसिंग करने के चलते 3 लगा सकते हैं तो 3 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इधर भी 6 हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले में बेस बन रहा है और इस जगह पर यहाँ एसिड बन रहा है। NH3 बेस है, H3PO3 एसिड है। नेक्स्ट जो हाइड्रोलिसिस होगा, सारे हाइड्रोलिसिस इस ग्रुप के सेम टाइप के नहीं है, बट AsCl3 ध्यान से देखें AsCl3 प्लस वाटर, यहाँ भी जो हाइड्रोलिसिस होगा वह सेम टाइप का होगा। आर्सेनिक जो है इस पर डेल्टा प्लस भी है, वैकेंट D ऑर्बिटल भी है इसके पास। यह फिर से लोन पेयर आर्सेनिक के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करेगा और यह सेम टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा जैसे PCl3 हो रहा था। यहाँ भी H3AsO3 बन जाएगा और साथ साथ HCl आउट होगा। जो रेस्ट मेंबर हैं इसके नीचे वाले, जैसे एंटीमनी का ट्राइक्लोराइड SbCl3 प्लस वाटर, और साथ साथ जो बिस्मथ के ट्राइक्लोराइड है इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और साथ साथ रिवर्सिबल भी होता है। तो ये अलग टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर क्या बनेगा SbOCl बनेगा, ऑक्सोक्लोराइड बन जाएगा एंटीमनी का, और साथ साथ HCl आउट होगा। BiCl3 के साथ भी एक BiOCl बनेगा और HCl आउट होगा। दैट मीन्स ये जो 2 हाइड्रोलिसिस हो रहा है नीचे वाला, यह हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहलाता है। पार्शियल भी है और साथ साथ रिवर्सिबल है। पार्शियल प्लस रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस बोला जाता है इसे, रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस। रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग को देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में क्या है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं मेटल के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है।
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में क्या है? कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 elements with any metal, compounds of group 15 elements with metal contain -3 oxidation state, -3 oxidation state of group 15 elements, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनेंगे मेटल के साथ, उसमें इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। जैसे सोडियम फॉस्फाइड Na3P, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड Al+, मैग्नीशियम बिस्मथाइड Mg3Bi2, ये सब जो एलिमेंट है इसमें P का क्या हो जाएगा? -3। एल्युमिनियम फॉस्फाइड में भी P का कितना होगा? -3। यहाँ बिस्मथ का कितना हो जाएगा? -3। दैट मीन्स ये जो ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल के साथ जब कंपाउंड बनाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आता है। अब हम लोग को क्या देखना है? डाई नाइट्रोजन। N2 के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले इसका हम लोग को प्रिपरेशन देखना है। प्रिपरेशन देखना है डाई नाइट्रोजन कैसे बनता है। तो आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वे 2 प्रकार से हीटिंग करने पर ब्रेक कर सकते। अगर अमोनियम सॉल्ट में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, जैसे SO4-, PO4-, CO3-, तो ए वाले या OH- भी हो सकता। तो ये जो अमोनियम सॉल्ट या अमोनियम आयन के साथ जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन रहने पर, ऐसे कंपाउंड को हीट करने पर वह अमोनिया देता है। बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन कंटेनिंग अगर अमोनियम कंपाउंड हो तो वह हीट करने पर N2 देगा या N2O देगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एनायन के रूप में Cr2O7-, NO3- या NO2- अगर रहे तो हीटिंग करने पर ऐसे कंपाउंड जो हैं या तो N2 देते हैं या N2O देते हैं। यहाँ हमको नाइट्रोजन बनाना है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एनायन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं NH4Cl, और इसका रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन है और इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ करा रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट। और इस रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा? इसको हीट करेंगे तो NH4Cl जो है वो आयन में ब्रेक करेगा, NH4+ देगा और यहाँ से क्या होगा? Cl- आएगा, फिर NaNO2 Na+ और NO2- में ब्रेक करेगा। NO2- जो है निगेटिव वाला आयन या पॉजिटिव आयन से कंबाइन करेगा और यह Cl- Na+ से कंबाइन करेगा। दैट मीन्स यहाँ NH4NO2 बनेगा और फिर NaCl रिलीज होगा, NaCl रिलीज होगा। अब जो ये अमोनियम नाइट्राइड बना है
इसको हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने पर, चूँकि ये NO2 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, अतः इसे हीट करने पर यहाँ N2 निकलेगा, NH4NO2, और इसको हीट करेंगे तो ये N2 बन जाएगा और यहाँ से वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब आपको ये याद रखना है, आप सोच रहे होंगे अमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करने पर N2 आ रहा है तो हम लोग ये स्टेप वाइज रिएक्शन करा के अमोनियम नाइट्राइड क्यों लाए हैं, चूँकि यह एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अमोनियम नाइट्राइड को डायरेक्टली आप नहीं हीट कर सकते, एक्सप्लोजन होगा। दस इसको अमोनियम नाइट्राइड को लाने का एक तरीका है NH4Cl और NaNO2 के मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर अमोनियम नाइट्राइड के बदले में अगर अमोनियम नाइट्रेट दे दे, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट दे दे, इसको हीट करने पर N2O बनेगा और यहाँ से वाटर रिलीज होगा, N2O बनेगा और यह वाटर रिलीज होगा। तो अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट ध्यान से देखिएगा। प्रिपरेशन का सम अदर मेथड्स हैं। सेकेंड नंबर में जो रिएक्शन है वह है अमोनियम डाइक्रोमेट। ये काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 Cr2O7 कई बार कंपटीशन में आ चुका है, बोर्ड में भी आता है। इसको हीट करने पर एक याद रहेगा N2 प्लस Cr2O3 और प्लस H2O, Cr2O3 प्लस H2O। बट यहाँ जो है ये अमोनियम डाइक्रोमेट सॉलिड है, N2 गैस है, Cr2O3 सॉलिड है और वाटर यहाँ गैस मतलब वेपर के रूप में है। ये Cr2O3 जो है इस प्रोसेस में एक ड्रामेटिक चेंज दिखता है। जब यह प्रोसेस होता है तो यहाँ Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है और वाटर वेपर के प्रेजेंस में ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ दिखेगा, एक काफ़ी कलरफुल वहाँ पर आपको इमेज जैसा बनता हुआ दिखेगा। ये Cr2O3 कभी कभी एसर्शन रीजन में या पैसेज वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका कलर आप याद रखिएगा, ये ग्रीन कलर का होता है। और यह है ऑरेंज कलर का सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? ऑरेंज। और नाम क्या है इसका? अमोनियम डाइक्रोमेट। नाम क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। एक और रिएक्शन हम लोग को जानना है, थर्ड नंबर जो रिएक्शन है बेरियम एजाइड का रिएक्शन। एजाइड N3 माइनस को कहते हैं। HN3 हाइड्राजोइक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड के आयोनाइजेशन से H+ रिलीज होगा और वहाँ N3 माइनस बनेगा। तो जब N3 माइनस को क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। बेरियम आयन बाइवैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा बेरियम एजाइड का, BaN3 का वोल्टवाइज होगा। इसको हीट करेंगे और हीट करने पर यहाँ से बेरियम रिलीज होगा, साथ साथ नाइट्रोजन गैस आउट होगी। और यह जो है एक काफ़ी प्योर मेथड है, क्योंकि यहाँ जो है बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन बनाते समय हमें किसी से सेपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्योर नाइट्रोजन बनाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। नाम क्या है इसका? बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड। अब क्या है कि इसके जो सम केमिकल रिएक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT तो बहुत कम रिएक्शंस है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसका बहुत सिंपल रिएक्शन है। Li को N2 से रिएक्ट कराना है तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। और मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मेटल का नाइट्राइड बना देगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? Li3N हो जाएगा। नाम क्या है? लिथियम नाइट्राइड। अगर यहीं रिएक्शन
कैल्शियम के साथ हो रहा होता Ca+N2। इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीटिंग मारना होगा और ये क्या बन जाएगा, Ca3 और N2 हो जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। एक रिएक्शन हम लोग और कराते हैं N2+O2 के साथ। N2+O2 और यह जो रिएक्शन होता है नियरली 2000 केल्विन ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है और यहाँ से जो गैस बनेगा उसका नाम है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। और फिर अगर हमको अमोनिया बनाना है तो हेबर्स प्रोसेस अमोनिया के अंदर भी पड़ा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग है N2+H2 और यहाँ से NH3 जो बनेगा यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH3 गैस बन जाएगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस और यह क्या बना देगा 2NH3। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो Fe कैटलिस्ट होता है और MO क्या होता है प्रोमोटर, मोलिब्डेनम। अब NCERT के बुक में Fe के स्थान पर Fe2O3 लिया है और वहाँ पर प्रोमोटर के स्थान पर K2O पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2O3 के स्मॉल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। बट ये ज़्यादातर जो बुक होंगे उसमें ये पुराने तरीके Fe कैटलिस्ट और MO प्रोमोटर लिया है। बट आपको NCERT का बात भी याद रखना होगा, चूँकि 12 बोर्ड में या कंपटीशन में NCERT का बात बहुत हद तक पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि अगर Fe ना दिया रहे, Fe2O3 दिया रहे तो वह कैटलिस्ट का काम करेगा और साथ साथ वहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ Al2O3 और K2O का भी प्रयोग किया जाएगा। इस प्रोसेस में डेल्टा H0 का जो वैल्यू आता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, -46.1 किलो जूल पर मोल। एक है आपको याद नहीं रखना है, आपको टेम्परेचर थोड़ा याद रखना है, 773 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 200 ATM प्रेशर होता है। इसके बाद के टॉपिक में हम लोग अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन को करेंगे, वो बड़ा क्विकली कवर्ड होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में उसको करेंगे।